हेलो फ्रेंड, चलिए आज जिस मिल के बारे में पढ़ेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको बराबर मात्रा में वीडियोस मिलते रहें, कोई डिले ना। चलिए पढ़ते हैं। जे एस मिल बेसिकली इसने यूटिलिटेरियनिज्म पर संशोधन किया था। तो बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म पर इसने संशोधन किया था, इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि मिल वॉज अ पीटर हु डिनाइड इज मास्टर। मिल एक ऐसा पीटर था जिसने अपने मास्टर्स की लर्निंग को, मतलब पीटर काइंड ऑफ एक ऐसा शिष्य जिसने अपनी मास्टर की लर्निंग को ही डिफाई कर दिया। तो अरिस्टोटल के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि अरिस्टोटल ने भी अपने मास्टर को, जो उसकी लर्निंग्स थी, उसको बाद में जाके डिफाई कर दिया था। तो ये बात। और जेस मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है, आगे देखेंगे क्यों उसे रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। बेसिकली उसने डेमोक्रेसी में अरिस्टोक्रेटिक प्रिंसिपल को लाने का काम किया है, जिसके कारण उसे रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। और मिल के महिलाओं के ऊपर क्या विचार थे, तो मिल को फेमिनिस्ट थिंकर भी कहा जाता है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। और लिबर्टी के ऊपर वो क्या बोलता है, और एक उसको मतलब महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। चलिए देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका जीवन चरित्र देख लेते हैं। विख्यात बेंथमवादी जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, जन्म कब हुआ था? 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। उसके पिता जेम्स मिल ने आरंभ से ही अपने पुत्र में कुशाग्र बुद्धि व्यक्तित्व निर्मित करना आरंभ कर दिया था। उसके पिता के कठोर अनुशासन में मिल ने बाल्यावस्था से ही गहन अध्ययन में रुचि ली। 3 वर्ष की आयु में ही उसके पिता ने ग्रीक, गणित और अंग्रेजी का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया था। मिल ने 8 वर्ष की अल्प आयु में ही जेनोफोन, हेरोडोट्स और आइसोक्रेट्स के ग्रंथों और प्लेटो के संवादों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। 13 वर्ष की आयु में उसने एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान संबंधी विषयों का गहन अध्ययन कर लिया। मिल को 14 वर्ष की आयु में उसके भाई सर सैमुअल के पास फ्रांस भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने फ्रेंच भाषा के ज्ञान के साथ फ्रांसीसी विचारकों के विचारों को जाना। फ्रांस में मिल ने वनस्पति शास्त्र और जीव शास्त्र का गहन अध्ययन किया। फ्रांस से लौटने के बाद उसने जॉन अस्टिन से रोम कानून और अन्य कानूनों की शिक्षा प्राप्त की। मिल ने विभिन्न सभा एवं सोसाइटियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, जिससे वह शीघ्र ही एक अच्छा वक्ता बन गया। 16 वर्ष की आयु में उसने उपयोगितावादी सोसाइटी, यूटिलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। उसने फ्रेंच लेखिका ड्यूमॉन्ट की लिखी हुई पुस्तक ट्रेट्स डी लेजिस्लेशन के माध्यम से बेंथम के विचारों को पढ़ा, जिससे वह बहुत प्रभावित हुआ। इससे प्रभावित होकर मिल ने अपनी आत्मकथा में इस पुस्तक का क्या लिखता है कि इस पुस्तक का पढ़ना मेरे जीवन में एक बड़ी घटना थी। मेरे मानसिक इतिहास में मोड़ लाने वाले स्थलों में से यह पुस्तक एक थी। बाद में स्पेकुलेटिंग डिबेटिंग सोसाइटी के सदस्य बना, जिसकी बैठकें उपयोगितावादी जॉर्ज ग्रांट के यहाँ होती थीं। 17 वर्ष की आयु में 1823 में मिल अपने पिता के अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ, और 1856 में उसे अपने विभाग का हेड बना दिया गया। सन 1830 में 25 वर्ष की आयु में मिल का परिचय अति प्रतिभाशाली और मेधावी सुंदरी श्रीमती हैरियट टेलर से हुआ। उसकी मैत्री लगभग 20 वर्षों तक चली। बाद में उन्होंने शादी कर ली। अनेक रचनाओं में दोनों ने परस्पर मिलकर काम किया। सन 1858 में मिल की पत्नी हैरियट टेलर का देहांत हो गया। उसने अपना विख्यात लेख ऑन लिबर्टी को अपनी पत्नी को समर्पित किया। नेक्स्ट है कि मिल ने पिटीशन टू पार्लियामेंट पत्र का प्रारूप लिखा, जिसे अर्ल ग्रे ने बुद्धिमत्तापूर्ण राजकीय अभिलेख कहा है। मिल 1834 से 1840 तक द लंदन एंड द वेस्टमिंस्टर रिव्यू का संपादक रहा, जिसके माध्यम से उसने अपने उदारवादी विचारों व लेखों द्वारा उदारवादियों को प्रभावित किया। सन 1866 से 68 तक मिल 2 वर्षों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य रहा। संसद सदस्य के रूप में मिल ने किसान व मजदूर वर्ग की स्थिति सुधार, आयरलैंड में भूमि सुधार व महिला मताधिकार पर विशेष जोर दिया। उसने तत्कालीन समस्याओं पर स्वतंत्र एवं निर्भीक विचार व्यक्त किए, जिससे प्रभावित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लेडस्टेन ने कहा है कि जब मिल का भाषण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रबंधन सुन रहा हूँ। 8 मई 1873 को इस महान विचारक का एविग्नन फ्रांस में देवलोक गमन हो गया। मिल उदारपंथी यानी लिबरल के साथ साथ एक अनिच्छुक लोकतांत्रिक यानी रिलक्टेंट डेमोक्रेट था। एक बहुलवादी प्लूरलिस्ट था, सहकारी समाजवादी, कोऑपरेटिव सोशलिस्ट, कुलीनवादी, एलिट्स और नारीवादी फेमिनिस्ट था।
मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किया है उसकी प्रेरणा के पीछे उसकी पत्नी हैरियट टेलर थी। इनने स्वीकार किया कि ऑन लिबर्टी और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पर हैरियट टेलर का प्रभाव था। हेराल्ड लास्की ने लिखा है कि मिल एक ऐसा समुद्र है इसमें बेंथम व जेम्स मिल तो क्या कालरिज, सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्टे, डी टॉकविले जैसी कितनी ही धाराएं अवसान पा रही। हेराल्ड लास्की क्या लिखता है कि मिल एक ऐसा समंदर था, एक ऐसा समुद्र है इसमें बेंथम, जेम्स मिल तो क्या कॉलरिज, सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्टे, डी टॉकविले जैसे कितनी ही धाराएं अवसान पा रही। जेम्स मिल की कृतियाँ प्लेटो के संवाद यानी प्लेटोस डायलॉग 1835 में आते हैं। फिर सिस्टम ऑफ लॉजिक 1841 में। इस पुस्तक में उन्होंने लॉक के अनुभववाद, ह्यूम के संयोगी मनोविज्ञान और न्यूटनवादी भौतिक शास्त्र को आपस में मिलाया। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी तो ये 1848 में बुक आती है। 1868 में इसका चतुर्थ संस्करण आया जिसमें कल्याणकारी अर्थशास्त्र का समर्थन है। 1848 में मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी आया था। फिर द इन्फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन 1845, ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया 1858 में, ऑन लिबर्टी 1859 में, इसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार व हानि का सिद्धांत यानी वही हार्म प्रिंसिपल दिया हुआ है। फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1859 में बुक आती है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में, इसमें प्रतिनिधित्वात्मक सरकार यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और अल्पसंख्यकों के हित में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का इसमें समर्थन किया गया। यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद 1863 में आती है। तो उपयोगितावाद लिखने का उद्देश्य बेंथम व जेम्स मिल के उपयोगितावाद को कार्लाइल या बेंथम के उपयोगितावाद को सुअर दर्शन यानी पिग्स फिलॉसफी कहता है व अन्य द्वारा इसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बचाना है। ये विरोधी विचारक उपयोगितावादी दर्शन को मात्रात्मक और सुखवादी मान इसे सुअर दर्शन पिग्स फिलॉसफी कहते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ हैमिल्टन्स फिलॉसफी 1865, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869। इस लेख में मिल ने बेंथम के विपरीत महिला मताधिकार का दृढ़ता से समर्थन किया है। यह लेख उनकी सौतेली बेटी हेलेन टेलर, हैरियट टेलर के पूर्व पति से उत्पन्न बेटी के संयोग से लिखा गया। 3 एसेज ऑन रिलीजन 1874 में आता है और अगस्ट कॉम्टे एंड पॉजिटिविज्म। फिर मिल की अध्ययन पद्धतियाँ क्या थी उसको देखते हैं। तो मिल ने 4 प्रकार की पद्धतियाँ बताई। पहली है रासायनिक पद्धति, दूसरी है ज्यामितिक पद्धति, तीसरी है भौतिक पद्धति और चौथी है ऐतिहासिक पद्धति। मिल के अनुसार भौतिक और ऐतिहासिक पद्धतियों का प्रयोग राजनीति शास्त्र में किया जा सकता है। भौतिक पद्धति में निगमनात्मक यानी डिडक्टिव और आगमनात्मक यानी इंडक्टिव दोनों प्रणालियों का प्रयोग होता है और ऐतिहासिक पद्धति इंडक्टिव सिस्टम, इंडक्टिव मेथड। मिल ने अपनी रचनाओं में भौतिक और ऐतिहासिक पद्धति का मिश्रित प्रयोग किया है। इन दोनों के समन्वय को समाजशास्त्री पद्धति भी कहा जाता है। इसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धतियों का सम्मिश्रण और मनोविज्ञान का प्रयोग। मिल ने अपने ग्रंथ सिस्टम ऑफ लॉजिक की 6ठी पुस्तक में सामाजिक शास्त्रों की वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताया है। मिल के अनुसार राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या अधिकतम निगमनात्मक होती है। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार तो ऑन लिबर्टी पुस्तक में दिए गए हैं। मिल ने स्वतंत्रता को उपयोगितावाद की अनुगामिनी बनाकर प्रस्तुत किया है और कहा है कि लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। ऐसा बेंथम कहता है, लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, लिबर्टी नहीं। स्वतंत्रता सुख प्राप्ति का साधन। वहीं मिल स्वतंत्रता को साधन नहीं बल्कि साध्य मानता है। तो स्वतंत्रता को अब लिबर्टी को मिल एक मीन्स नहीं मानता है, ये इसे ही इंड मानता है। इंड मतलब इसे ही अल्टीमेट गोल मानता है। ये कोई एक संसाधन नहीं है, कोई एक साधन नहीं है जिसके माध्यम से कोई गोल अचीव किया जाए। लिबर्टी खुद में एक साधन है, खुद में एक गोल है। जिसने एक बार गंगा का पानी पी लिया उससे अन्य कोई पानी अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार मिल ने लिखा है, जिसने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया हो वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होगा। मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है यानी निगेटिव लिबर्टी का पक्षधर है। इसका तात्पर्य है प्रतिबंधों का अभाव, लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन। मिल ने व्यक्तिगत और नकारात्मक आज़ादी का समर्थन किया। इसलिए उसका मानना है कि व्यक्ति व समुदाय के बीच टकराव हो तो व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा। व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी है, कुछ भी करने की स्वतंत्र है, ऐसा मिल का मानना था। तो ओवर हिज बॉडी एंड माइंड वन इज फुली सॉवरेन।
अपने तरीके से अपनी भलाई करने की स्वतंत्रता प्रत्येक को हो, बशर्ते कि ऐसा करते समय अन्य लोगों के प्रयासों में बाधा उत्पन्न ना हो। खाने व कपड़े के बाद स्वतंत्रता मानव प्रकृति की आवश्यकता है। मिल का स्वतंत्रता के प्रति अत्यंत प्रेम था। एकमात्र स्वतंत्रता ही कभी असफल न होने वाला सुधार का अस्थायी स्रोत है, क्योंकि इसके द्वारा सुधार के उतने ही स्वतंत्र केंद्र संभव हो जाते हैं जितने व्यक्ति होते हैं। मिल का ऐसा कहना। ऑन लिबर्टी में मिल ने लिखा कि सार्वजनिक स्वतंत्रता को तानाशाही शासन के बजाय लोकतंत्र में ज़्यादा खतरा है, क्योंकि स्वशासन आते ही लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति शिथिल हो जाते हैं। अगर टोटलिटेरियनिज्म सर्वाधिकारवाद है, टोटलिटेरियनिज्म है, तो लोग स्वतंत्रता के लिए आप बार बार संघर्ष करते रहेंगे कि हमें स्वतंत्रता मिले। तो जैसे नाजिज्म आया तो वहाँ पर भी हिटलर के खिलाफ लगातार संघर्ष तो हो ही रहा था। लोग जब टोटलिटेरियनिज्म रहता है या कोई अन्य शासन प्रणाली रहती है जहाँ पर लोगों का दमन किया जाता है, तो लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होते हैं। लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी आ जाती है तो लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं होते। क्यों? तो उनको स्वतंत्रता तो मिल ही जाती है, तो लोगों को लगता है कि अब क्यों इसके लिए लड़ा जाए, तो वो काइंड ऑफ थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं अपनी स्वतंत्रता को लेकर, और इसी का फ़ायदा गवर्नमेंट उठा लेती है। और गवर्नमेंट अननेसेसरी कंडीशन पुट करने लगती है, अननेसेसरी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने लगती है, और जिसके कारण लोगों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए ऑन लिबर्टी मिल क्या लिखता है कि सार्वजनिक स्वतंत्रता को तानाशाही शासन के बजाय लोकतंत्र में ज़्यादा खतरा है, क्योंकि स्वशासन आते ही लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति शिथिल हो जाते हैं। मिल इस शिथिलता की आलोचना करते हुए कहता है कि व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए सरकार, सामाजिक नैतिकता व रीति रिवाजों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। मिल के अनुसार मानव जाति किसी भी घटक की स्वतंत्रता में केवल एक आधार पर ही हस्तक्षेप कर सकती है, और वह है आत्मरक्षा। मिल के अनुसार व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुसत्ता स्वतंत्रता है। व्यक्ति के कार्यों में किसी भी तरह का नियंत्रण उचित नहीं है, परंतु उसे दूसरों की हानि वाले कार्यों से रोकना उचित ही। मिल के अनुसार जिस प्रकार विज्ञान की प्रगति के आधार नवीन आविष्कार है, उसी प्रकार समाज में भी जीवन और गति का आधार नवीनता में निहित है। स्वतंत्रता के संबंध में मिल आदर्शवादी विचारक हम्बोल्ट के विचारों से प्रभावित। सभ्यता के विकास हेतु स्वतंत्रता अपरिहार्य, नागरिक और सामाजिक स्वतंत्रता। तो मिल के अपनी स्वतंत्रता को इच्छा की स्वतंत्रता यानी स्वेच्छाचारिता मानने से इनकार किया, उसे एक नागरिक सामाजिक स्वतंत्रता का नाम दिया, उसे एक सिविल लिबर्टी का नाम दिया या सोशल लिबर्टी का नाम देता है। इतने स्वतंत्रता का सिद्धांत बालिग व्यक्तियों पर लागू किया है। मिल ने बच्चों, अपंग, मानसिक रूप से अविकसित लोगों तथा बर्बर समाज को इससे अलग रखा है। बर्बर समाज से समझ रहे हैं किससे मतलब है? मिल का भारत जैसे देशों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो उनके लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा उसका मानना था। यदि व्यक्ति अशिक्षित हो तो उनसे आज़ादी छीनी जा सकती है। वे आज़ादी को उच्चतर एवं विकसित सभ्यताओं की चीज़ समझते थे। निम्नतर समाजों के लिए वो निरंकुशता या पैतृकता और गंभीर अंकुश के भी पक्षधर थे। जैसे मिल दो प्रकार की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देता है। पहला, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये पूर्णतः निर्बाध और अप्रतिबंधित होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कार्य स्वतंत्रता, तो ये स्व विषयक कार्य निर्वाह स्वतंत्रता होगी, और पर विषयक कार्य में हानि का सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल लगाया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य का कर रहा है, स्वयं के कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर इंटरफियर नहीं होगा, उसके पर्सनल स्फीयर में इंटरफियर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अब सड़क पर गंदगी कर रहा है, तो यहाँ पर हानि का प्रिंसिपल यानी हार्म प्रिंसिपल पढ़ेंगे आगे क्या है, को अप्लाई करके उसकी जो स्वतंत्रता है उसको रोका जा सकता है कि नहीं, आप गंदगी तो रोड में फैला नहीं सकते। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका वर्णन ऑन लिबर्टी के दूसरे अध्याय में मिलता है। ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है मिल की, उसके 2nd चैप्टर में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें भाषण एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी शामिल है। मिल के अनुसार मानव की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान। तो अगर आप विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये काइंड ऑफ रॉबरी होगी वर्तमान और नेक्स्ट जनरेशन के प्रति। स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं बल्कि बहुमत के अत्याचार से है। तो ये काइंड ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी को ये कॉन्सेप्ट कौन देता है? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली टायरनी ऑफ मेजॉरिटी ये
ये कॉन्सेप्ट टॉकविले का है, ये एलेक्स टॉकविले का है, एलेक्स टॉकविले का है। तो मिल उसको अपोज करता है, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी को। मिल हमारी सामाजिक असहिष्णुता किसी की हत्या नहीं करती, किसी को समाप्त नहीं करती, बल्कि मनुष्य को स्वयं को छिपाने को प्रेरित करती है या उसके सक्रिय प्रसार के प्रयासों को रोकती है। मिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की रोक या प्रतिबंधों के खिलाफ है। अतः वह कहता है कि कोई भी समाज जिसमें सनकीपन, मजाक या तिरस्कार का विषय न हो वह पूर्ण समाज नहीं हो सकता। व्यक्ति के वक्त यानी भलाई में ही राज्य का वक्त निहित है। तो राज्य के भलाई में ही, व्यक्ति के भलाई में ही राज्य का भलाई निहित है, ऐसा मानना था मिल का। इन द वेलफेयर ऑफ पीपल लाइज द वेलफेयर ऑफ स्टेट। जबकि ऐसा ही कौन बोलते हैं? कौटिल्य बोलते हैं कि इन द वेलफेयर ऑफ पीपल लाइज द वेलफेयर ऑफ किंग। यदि एक व्यक्ति को छोड़कर पूरी मानव जाति की किसी मामले में एक राय है तो उस मानव जाति को उस एक व्यक्ति को चुप करा देना उचित नहीं होगा। उसकी अपेक्षा यदि एक व्यक्ति के पास शक्ति हो तो उसकी पूरी मानव जाति को चुप कराना न्याय संगत नहीं हो। मिल से पूर्व फ्रांसीसी विचारक एलेक्स टॉकविले ने भी अपनी रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में बहुमतवाद यानी मेजोरिटेरिज्म टायरनी ऑफ मेजोरिटी के खतरे के प्रति आगाह किया है। लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर अल्पमत को दबाया जाता है। तो लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर अल्पमत को दबाया जाता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में मिलकर तर्क क्या है? कोई भी व्यक्ति अंतिम सत्य के ज्ञान का दावा नहीं कर सकता। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम अल्टीमेट ट्रुथ को जानते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ रिलेटिव होता है। वो कोई भी व्यक्ति एब्सोल्यूट ट्रुथ को तो जान नहीं सकता। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? मेरे लिए भगवान राम है, आपके लिए ईसा मसीह हो सकते हैं ना, प्रॉफेट मोहम्मद हो सकते हैं। तो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है ये कोई नहीं कह सकता। सत्य का ज्ञान विचार विमर्श व परस्पर विरोधी विचारों की टकराहट से ही होता है। तो जब तक जो दो परस्पर विरोधी विचार आपस में टकराएंगे नहीं तब तक सत्य क्या है पता ही नहीं चलेगा। एक व्यक्ति इस समूचे समाज के खिलाफ भी बोले तो उसे पागल या सनकी कहकर चुप कर नहीं कराना चाहिए। विचारों को गला घोटना समाज को किसी महान व्यक्ति से वंचित करना है, जैसे सुकरात व ईसा मसीह के साथ किया गया। सत्य बहुपक्षी होता है, सत्य मल्टी डायमेंशनल होता है। विरोधी विचारों में भी सत्य का कुछ अंश जरूर होता है। अगर हमने उस विरोधी विचार को दबा दिया तो सत्य का अंश दबा दिया जाएगा। कार्य की स्वतंत्रता। तो स्व विषयक कार्यों में व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, पर विषयक में कार्य की स्वतंत्रता है। इसको मिल दो भागों में बांटता है। एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक्शंस को दो कैटेगरी में बांटता है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। अदर्स रिगार्डिंग एक्शन तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस में हार्म प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा। तो हानि का सिद्धांत क्या है? हार्म प्रिंसिपल किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति का प्रयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान या हानि पहुंचाने से रोकना है। तो फॉर एग्जाम्पल अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात, इसलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा है, ठीक है, और एक पुल है और वो पुल टूटने वाली, तो मिल ये कहता है कि अगर ये पुल टूटने वाली है तो ये व्यक्ति की क्षमता है कि वो कहीं भी जा सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाला है, तो वो इस व्यक्ति को रोक सकता है। क्यों रोक सकता है? क्योंकि इससे इसका ही अहित हो जाएगा ना, इस व्यक्ति का ही अहित हो जाएगा, या पूरे समाज का अहित हो सकता है। तो इसलिए इस व्यक्ति को रोका जा सकता है। ये बात स्वतंत्रता पर रोक के आधार, हानि का सिद्धांत यानी अन्य की स्वतंत्रता बाधित न हो, फिर राज्य की स्वतंत्रता पर संकट, सामाजिक कर्तव्य पालन में रुकावट जैसे ड्यूटी पर शराब पीना, व्यक्ति का जाने अनजाने स्वयं का पूर्ण अहित, आत्महत्या करना या टूटा हुआ पुल पार करना, है ना। तो व्यक्ति का जाने अनजाने में स्वयं का अहित भी नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति स्टेट नहीं चाहेगा, इसलिए व्यक्ति को रोका जा सकता है ना, पुल पार करने से। इसलिए सर अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। तो मिल को बार्कर प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी कहते हैं, सारहीन आज़ादी का मसीहा, क्योंकि मिल ने स्वतंत्रता पर बहुत सारे प्रतिबंध भी थोप दिए। मिल ने स्वतंत्रता का सिद्धांत बालिग व्यक्तियों पर लागू किया। उन्होंने बच्चों, दिव्यांगों, मानसिक रूप से अविकसित लोगों, अशिक्षित एवं पिछड़े हुए समाजों, देशों के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक नहीं माना।
वे स्वतंत्रता को उच्चतर एवं विकसित सभ्यताओं की चीज समझते थे। पिछड़े समाजों के लिए निरंकुशता और प्रतिबंधों के हिमायती थे। उनकी नज़र में उदार राज्य व उदार सरकार के लिए उदार समाज आवश्यक है ना। एक लिबरल गवर्नमेंट के लिए, एक लिबरल स्टेट के लिए एक लिबरल सोसाइटी की भी जरूरत होती। बहुसंख्यक लोग परंपराओं रीति रिवाजों के गुलाम होते हैं, इसलिए स्वतंत्रता का उपभोग सिर्फ अल्पमत ही कर सकता है। यही कारण है कि अर्नेस्ट बार्कर ने उनकी स्वतंत्रता को खोखली व सारहीन स्वतंत्रता तथा उसके व्यक्तिवाद को काल्पनिक व्यक्तिवाद, यूटोपियन इंडिविजुअलिज्म कहा है। ई मैकडोनाल्ड ने मिल की रचना ऑन लिबर्टी को उदारवाद का सबसे महान घोषणा पत्र कहा है। किसने? ई मैकडोनाल्ड। ऑन लिबर्टी को आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत का शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है और राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात रखने वाले इस शास्त्रीय सिद्धांत की परंपरा का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। तो अब स्वतंत्रता का पूर्ण सत्यापित सिद्धांत क्या उसको देखते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लिबर्टी। मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार पद्धति को स्वतंत्रता का पूर्व सत्यापित सिद्धांत भी कहा जाता है। पूर्व सत्यापित सिद्धांत भी कहा जाता है। एक तात्पर्य है कि स्वतंत्रता का व्यक्ति के साथ घनिष्ठ एवं अन्योन्याश्रित संबंध होता है, यानी इंटरडिपेंडेंस वाला संबंध होता है। स्वतंत्रता के महत्व एवं औचित्य को सिद्ध करने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता का महत्व तो बिना किसी तर्क के पूर्व में ही सिद्ध हुआ सत्यापित है। स्वतंत्रता के औचित्य स्थापना के लिए तर्क करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो व्यक्ति या संगठन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं या स्वतंत्रता में कटौती करना चाहते हैं, उन्हें इन प्रतिबंधों का औचित्य सिद्ध करना होगा। कई विचारकों ने इसे आधारभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत की संज्ञा दी है। समकालीन उदारवादी विचारक जॉन रॉल्स, स्टैनले बेन, जोएल फिनबर्ग आज स्वतंत्रता के इस सैद्धांतिक पक्ष के समर्थक हैं। विकासात्मक स्वतंत्रता यानी डेवलपमेंटल लिबर्टी क्या है, डेवलपमेंटल फ्रीडम क्या है। तो प्रसिद्ध कैनेडियन विचारक सीवी मैकफरसन ने मिल की स्वतंत्रता को विकासजनक या विकासात्मक स्वतंत्रता, डेवलपमेंटल फ्रीडम कहा है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के बौद्धिक एवं नैतिक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए स्वतंत्रता अपरिहार्य। स्वतंत्रता मूल विविधता को बढ़ाती है। स्वतंत्रता मूल विविधता को बढ़ाती है। व्यक्ति को अपनी पसंद, अपने अंतःकरण, अपनी जीवन योजना, अपनी आस्था और मत को चुनने का छोड़ देती है। ये छूटें और स्वतंत्रताएं व्यक्ति के स्विकास और आत्म अनुभूति के लिए आवश्यक है। इन स्वतंत्रताओं के बिना व्यक्ति का नैतिक व बौद्धिक विकास असंभव है। मिल ने इस सैद्धांतिक आयाम को कई व्याख्याकारों ने सकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा है। हम इसे ही क्रियात्मक स्वतंत्रता यानी फंक्शनल लिबर्टी भी कह सकते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता तो मिल एक ट्रांजिटरी थिंकर है। इस पर सकारात्मक स्वतंत्रता यानी पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी दोनों की छाप देखी जा सकती है। तो थोड़ा सा मार्क करते हुए ध्यान रखिएगा। इसकी तुलना महात्मा गांधी के बौद्धिक स्वराज से भी की जा सकती है। हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र, मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र की अवधारणा मिल द्वारा वर्णित विचार एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। मिल का तर्क है कि अभिव्यक्त की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यह निर्बाध होनी चाहिए। फ्रांसीसी विद्वान वॉल्टेयर का भी इसी से संबंधित एक प्रसिद्ध कथन है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। तो आई मे disagree with what you are saying, but I will defend your right to say, or I will defend your right to express yourself until my last breath। मिल के लोकतंत्र और प्रतिनिधि सरकार का संबंधी विचार। तो व्यू ऑन डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में की बुक आती है। बहुसंख्यकवाद, बहुमतवाद, मेजोरिटीज के प्रति मिल का भी अविश्वास इसी लेख में है। प्रतिनिधि सरकार से उसका तात्पर्य संसदीय सरकार से है, जिसमें कार्यपालिका प्रतिनिधि सभा में चुनी जाती है और प्रतिनिधि सभा जनता द्वारा चुनी जाती है। मिल प्रत्यक्ष की बजाय प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का समर्थन है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सपोर्ट करता है बताइए। रूसो सपोर्ट करता है। मिल लोकतंत्र में बहुसंख्यक अत्याचार को रोकने के लिए अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करता था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का ये सपोर्ट करता था। अनुपातिक पद्धति के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? हेयर है। हेयर को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का जन्मदाता कहा जाता है। मिल महिला मताधिकार का समर्थक है
उसकी प्रतिनिधात्मक सरकार संसदीय तो होगी, पर उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होगा। मिल के अनुसार लोकतंत्र प्रगति के लिए जरूरी है, इससे बुद्धि एवं क्षमता का विकास होता है। अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उत्तम एवं उच्च कोटि के चरित्र राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। इसलिए मिल द्वारा समर्पित लोकतंत्र को विकासात्मक लोकतंत्र यानी डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी कहा जाता है। उसके अनुसार राजनीतिक मताधिकार को राजनीति शिक्षा के साथ साथ चलना चाहिए। मिल के दृष्टि में समान मताधिकार, सार्वभौमिक विश्व मताधिकार, लोकतंत्र और स्वतंत्रता शर्तपूर्ण अधिकार हैं। ये उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो सभ्य हैं, जो उदार हैं, जो शिक्षित हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इसे पूरी तरह गलत मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो ना तो पढ़ा लिखा है ना गणित जानता है मताधिकार में हिस्सा कैसे ले सकता है। मिल ने 3 समूहों को मताधिकार से वंचित करने की सलाह दी है। पहला तो जो टैक्स नहीं देते हैं, पहला तो उनको बाहर करो। दूसरा जो सरकारी अर्थात सार्वजनिक सहायता पर निर्भर है, वृद्धापन सा रोजगारी भत्ता लेने वाले, उनको बाहर करो। और तीसरा शराबियों के समान नैतिक एवं कानूनी भटकाव वाले अपराधी किस्म के लोग। लेकिन मिल ने लिंग व रंग के आधार पर मताधिकार का भेदभाव नहीं किया है, मताधिकार के भेदभाव का समर्थन नहीं किया। आज अल्पमत की महत्ता यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान, ये क्या है इसको देखते हैं। तो मिल ने बढ़ती जनसंख्या एवं अन्य जटिलताओं के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बजाय प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को आवश्यक माना, पर उन्हें इस लोकतंत्र में भी एलेक्स डी टॉकविले की तरह अल्पसंख्यक मत की अवहेलना का अंदेशा था। उनका यह मानना था कि लोकतंत्र में बहुमत अपने संख्या बल के आधार पर शिक्षित व कुलीन अल्पतंत्र को दबा देगा। अतः उन्होंने अल्पमत को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 प्रणालियाँ सुझाई। पहला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो अधिक मत लेगा वही जीतेगा की बजाय मतों के अनुपात में प्रतिनिधि चुनने की विधि। यह सिद्धांत सर्वप्रथम लंदन के वकील थॉमस हेयर ने दिया था। हेयर ने यह सिद्धांत 1859 में अपनी पुस्तक अ ट्रीटाइज ऑन द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट्री एंड म्यूनिसिपल में दिया। बहुल मतदान प्लूरल वोटिंग, तो इस प्रणाली में कुछ लोगों को एक से अधिक वोट देने का अधिकार होगा। उदाहरण के लिए अशिक्षित एक वोट देगा तो पढ़े लिखे एक अतिरिक्त वोट देने का अधिकार रखेंगे। यह पद्धति एक वोट एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का उल्लंघन करती है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत बेंथम ने दिया था ना, तो बेंथम के ये सिद्धांत का उल्लंघन करती है। सिबली ने मिल के प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अरस्तु की पॉलिटी शासन व्यवस्था के बहुत नज़दीक माना, जिसमें लोकतंत्र एवं कुलीन तंत्र का मिश्रण था। जैसमिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार सहभागिता एवं सक्षमता सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रतिनिधि सरकार के 2 विशिष्ट गुण, पहला है पार्टिसिपेशन। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के कारण लोगों के नैतिक व बौद्धिक गुणों में सुधार होगा, तथा वे शासन के कार्यों में भागीदारी करते हैं। तानाशाही व्यवस्था में यह संभव नहीं। सहभागिता में व्यक्ति के लिए मिल ने हेयर की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का समर्थन किया है। सक्षमता, तो सक्षमता में विश्वास के कारण मिल बहुल मतदान यानी प्लूरल वोटिंग का समर्थन करता है। बहुल मतदान एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का विरोधी सिद्धांत है। शिक्षा पाने का लाभ तो मिलना चाहिए। कुशल श्रमिक को एक अतिरिक्त मत, फोरमैन को 2 अतिरिक्त मत, लेखकों को, कलाकारों को, विश्वविद्यालय स्नातकों को 5 मत, ऐसा मिल का मानना था। बहुल मतदान के कारण उच्चतम क्षमता एवं योग्यता के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, घटिया स्तर के नहीं। मिल ने यहाँ एक विशेष बात कही है कि विधायिका को ना तो विधि निर्माण करना चाहिए ना ही प्रशासन चलाना चाहिए। इन कार्यों के लिए उन्होंने संहिताकरण आयोग यानी कोडिफिकेशन कमीशन बनाने व नौकरशाही का सुझाव दिया। संहिताकरण आयोग यानी कोडिफिकेशन कमीशन, जिसमें विधि विशेषज्ञ होंगे या संविधान यह विधि निर्माण करेगा, जबकि नौकरशाही प्रबंधन या प्रशासन संभालेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा यानी संसद को शिकायत समिति या कमेटी ऑफ ग्रीवांसेज और सम्मति सभा यानी कांग्रेस ऑफ ओपिनियन के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसका तात्पर्य संसद में प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो ताकि प्रत्येक वर्ग की इच्छा व हितों की सुरक्षा की जा सके। व्यापार ने मिल को अनिच्छुक या विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है, रिलक्टेंट डेमोक्रेट्स कहा है। क्यों? मिल सभी समाजों के लिए यानी देशों के लिए लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है को उपयुक्त नहीं मानता है। अतः वह कहता है कि लोकतंत्र उपहार नहीं है, एक आदत है, यह कुलीनों द्वारा ही संभव है। तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ फ्री गिफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए लोकतांत्रिक समाज आवश्यक है, ऐसा मिल का मानना था। तो फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम देयर इज एन नीड ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी।
यह बेंथम के एक व्यक्ति एक मत एक मोल को नकार कर बहुल मतदान यानी प्लूरल वोटिंग का समर्थन करता है, जहां शिक्षित एवं संपत्तिशाली व्यक्ति को औरों से ज़्यादा वोट देने का अधिकार होता है। मिल ने एक व्यक्ति एक मत और बहुमत के शासन की संकल्पना को झूठा लोकतंत्र कहा। मिल बेंथम के गुप्त मतदान के बजाय खुले मतदान का समर्थक है, ताकि विवेकशील को यह हाथ खड़ा कर सके। तो विवेकशील को देख हाथ खड़ा कर सके। यह बेंथम के विपरीत लॉर्ड सभा को बनाए रखना चाहता है, लेकिन इसके संगठनात्मक ढांचे में सुधार होना चाहिए। सार्वभौमिक व्यस्ताधिकार का विरोध करता है। उपरोक्त कारणों से मिल को अनिच्छुक यानी रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। इस प्रकार मिल खुला मतदान, बहुल मतदान व महिला मतदान का समर्थक है। साथ ही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का भी समर्थन करता है। जहां बेंथम संरचनात्मक लोकतंत्र यानी प्रोडक्टिव डेमोक्रेसी का समर्थक है, वहीं मिल विकासात्मक लोकतंत्र यानी डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का समर्थक। मिल ने लोकतंत्र को शिक्षा प्रणाली व जीवन शैली के रूप में माना। वेपर के अनुसार मिल ने मतदान को एक कर्तव्य कहा। मिल के अनुसार व्यक्ति को मतदान करते समय न्यायाधीश की भांति कार्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मत देना चाहिए जो समूची सभ्यता के लिए लाभदायी हो। मिल संसद सदस्यों के वेतन का समर्थन नहीं करता है। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार के अंतर्गत समस्त या संपूर्ण नागरिक व उनका अधिकार भाग समय समय पर स्वयं द्वारा या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाते हैं और शासन की सत्ता को, जिसे प्रत्येक शासन में कहीं रखना अनिवार्य है, अपने नियंत्रण में रखते। मिल संपत्ति के अधिकार के समर्थक थे। उनके अनुसार संपत्ति एक सामाजिक संस्था है तथा मानव जाति की उन्नति हेतु आवश्यक है। स्त्रियों के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता का समर्थन मिल करते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे। तो लेख में द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, महिलाओं की अधीनता 1869 में बुक आती है। तो मिल ने तत्कालीन इंग्लैंड के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती जा रही महिला असमानता का विरोध किया, क्योंकि महिलाओं के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। मिल ने महिला असमानता को प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक असमानता बताया, जो प्रतिसत्तात्मक समाज की देन है। परिवार तानाशाही की प्रथम पाठशाला है, मिल ऐसा मानते हैं। महिला समानता से जनसामान्य की मानसिक क्षमताएं दुगनी हो जाएंगी। इससे ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा इंजीनियर, ज़्यादा शिक्षक मिलेंगे, जिससे कुल प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाएगी। यही उपयोगितावाद का आधार है। मिल महिला समानता से समतावादी परिवार पनपेंगे, जिससे समाज में लोकतांत्रिक गुणों का विकास होगा। मिल के अनुसार पुरुष व महिलाओं की बौद्धिक एवं नैतिक क्षमता में कोई भेद नहीं होता, अतः सार्वजनिक जीवन में दोनों की सहभागिता समान रूप से होनी चाहिए। स्त्री व पुरुषों हेतु समान कार्य हेतु समान वेतन का समर्थन किया। संसद सदस्य के रूप में मैरिड वीमेंस प्रॉपर्टी बिल का समर्थन किया। फिर मिल ने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन समानता के मिल के विचार का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने समर्थन किया है। स्त्री अपनी मुक्ति पुरुष के सहयोग के बिना हासिल नहीं कर सकती, ऐसा मिल का मानना है। मिल ने 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्त्रियों की समानता का समर्थन किया है। पहला मताधिकार, दूसरा शिक्षा, तीसरा नौकरी में समान अवसर। जॉन मोलर ओकिन मिल की दृष्टि मध्यम वर्गीय स्त्री तक सीमित थी। तो जॉन मोलर ओकिन ये रेडिकल फेमिनिस्ट तो एक्सरसाइज करती हैं मिल को कि उसकी जो दृष्टि थी मिडिल क्लास वुमेन तक ही सीमित थी। मिल का उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन। तो बेंथम का उपयोगितावाद तर्क बुद्धिवादी दृष्टिकोण और सत्ताधीश लोगों या बहुसंख्यक वर्ग के अनर्थकारी स्वार्थों सिनिस्टर इंटरेस्ट पर आधारित है। बेंथम संसद के वार्षिक अधिवेशन, गुप्त मतदान व निर्वाचित प्रतिनिधियों के ठीक से कार्य न करने पर वापसी का समर्थन करता है। मिल ने बेंथम से तर्क बुद्धिवाद व अनर्थकारी दुष्प्रभाव को ग्रहण किया, पर गुप्त के बजाय खुले मतदान का समर्थन किया। जेम्स मिल ने बेंथम के मात्रात्मक व यांत्रिक फार्मूले पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री को नकार दिया और कहा कि मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने मालिक को मना कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि मिल वाज अ पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। मिल वाज लाइक अ पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। तो बेंथम ने फ्रांसीसी उपयोगितावादियों द्वारा वर्णित मानव प्रकृति का सरल चित्रण किया, जबकि मिल ने ह्यूम के पुरस्कृत उपयोगितावाद का अनुसरण किया है। बेंथम ने जहाँ प्लेजर और हैप्पीनेस को एक माना है, यानी वो सुख को और आनंद को एक मानता है, वहीं मिल ने दोनों को अलग अलग माना है। बेंथम के सुखों की मात्रात्मक समानता के विरुद्ध मिल ने
कहा कि सभी सुखानुभूतियाँ उसी प्रकार एक समान नहीं होती, जैसे सुकरात का संतोष किसी सुअर मूर्ख व्यक्ति के संतोष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रसन्नता और सुख का अंतर होता है। तो प्रसन्नता और सुख में, यानी प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस में और प्लेजर सुख में अंतर होता है। तो उसका एक स्टेटमेंट है मिल का, व्हाट विल सेटिस्फाई टू अ पिग्स कैन नेवर सेटिस्फाई टू एन इंडिविजुअल। जो व्यक्ति जो किसी एक पिग को, सुअर का सेटिस्फेक्शन काहे में होता है, होप आप लोग जानते होंगे। तो जो चीज़ एक सुअर को सेटिस्फाई कर सकती है वो एक इंडिविजुअल को कभी नहीं करेगी। तो उसका एक और महत्वपूर्ण कथन है कि इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड, एंड इट इज़ बेटर टू बी पिग्स सेटिस्फाइड देन एन इंडिविजुअल डिससेटिस्फाइड। सुकरात का असंतुष्ट होना जायज़ है। मनस्पत की एक व्यक्ति सेटिस्फाई रहे, एक मूर्ख व्यक्ति सेटिस्फाई रहे, है ना, और एक पिग का सेटिस्फेक्शन जायज़ है। और इससे अच्छा है कि एक जो इंडिविजुअल है वो डिससेटिस्फाइड रहे। अगर पिग्स के बराबर एक व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन मिलता है तो व्यक्ति का डिससेटिस्फाइड रहना ही ज़्यादा अच्छा है। जैसमिल के अनुसार विवेक की कार्य स्वेच्छा और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता या कविता का आनंद किसी भी इंद्रिय जन सुख से बेहतर होता है। मिल के अनुसार सुखों में मात्रात्मकता के साथ गुणात्मकता अंतर भी होता है। तो सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। अतः मिल का प्रसिद्ध कथन है कि एक सुअर संतुष्ट की बजाय असंतुष्ट सुकरात ज़्यादा अच्छा है। तो इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन सुगर सेटिस्फाइड। मिल के अनुसार सुख दो प्रकार के होते हैं, नैतिक या आध्यात्मिक सुख। ये उच्चतर सुख होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोएट्री करना। फिर भौतिक सुख मटेरियल प्लेजर होता है। तो निम्नतर सुख होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पुष्पिन खेलना। मिल का मानना है कि सुख कलन यानी फिलोसफी कैलकुलस नहीं किया जा सकता, सुखों को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापना नहीं जा सकता। वेपर ने उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से, वेपर क्या कहता है कि उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से उसकी रक्षा करने की इच्छा से मिल ने संपूर्ण उपयोगितावाद को ही फेंक दिया, है ना। इसीलिए मिल के बारे में कहा जाता है कि मिल इज ए पीटर और डिनाइड इज मास्टर, है ना। उसने उपयोगितावाद को संशोधित करते करते वो इतना आगे चला गया कि जो मूल विचार थे उपयोगितावाद के उसे ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। मिल द्वारा उपयोगितावाद में परिवर्तन। तो मिल एक सुअर के समान संतुष्ट होने से एक मानव के समान संतुष्ट होना बेहतर है। एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। इसका तात्पर्य है कि बौद्धिक व नैतिक खुशियाँ शारीरिक खुशियों से बेहतर होती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि फिलोसफिक कैलकुलस यानी सुख कलन अजीबोगरीब है, क्योंकि खुशियों का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव व मात्रात्मक मापन नहीं हो सकता। मैं वो पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता, मिल कैसा कहता है। मिल के अनुसार सुखों में मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है। तो मात्रात्मक गुणा भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है। सुखों का मापन संभव नहीं है। उपयोगिता का आधार नैतिकता है, भौतिक सुख नहीं। मिल व्यक्तिवादी या समाजवादी। मिल प्रथम व्यक्तिवादी अंतिम उपयोगितावादी था। हालांकि वह शुरू में नकारात्मक उदारवादी था, पर जीवन के अंतिम दौर में सकारात्मक उदारवादी हो गया, है ना। तो मिल में पहले ही बताया मैंने, दोनों गुण पाए जाते हैं। ये निगेटिव लिबर्टी से भी एसोसिएटेड है, निगेटिव लिबरलिज्म से भी एसोसिएटेड है, और पॉजिटिव लिबरलिज्म से भी एसोसिएटेड है। दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तथा राज्य द्वारा सुसंगत हस्तक्षेप का समर्थन करने लगा, पर फिर भी उसने सामंतवाद की आलोचना की, न कि पूंजीवाद पर नियंत्रण की वकालत। वे ट्रेडमिलों व हड़तालों के अधिकार के समर्थक जरूर थे। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन के फेबियनवादी मिल के समष्टिवाद यानी हल्का फुल्का राज नियंत्रण से प्रेरित है, न कि मार्क्स के साम्यवाद का। तो मार्क्स ने ही मिल ही इंग्लिश समाजवाद फेबियनिज्म का या फेबियनवाद का आरंभिक बिंदु। बार्कर ने जेएस मिल को व्यक्तिवादी और समाजवादी युग को जोड़ने की कड़ी कहा। एबनस्टीन क्या कहता है कि मिल ने अपने जीवन का आरंभ उपयोगितावादी के रूप में शुरू किया और अंत समाजवादी के रूप में। मिल महिला समानता, महिला मताधिकार और महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का कट्टर समर्थक था। मिल जीवन के अंतिम वर्षों में नकारात्मक उदारवाद से समाजवाद की ओर झुक गया। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वह लिखता है कि पहले मैं लोकतंत्र का समर्थक था, बिल्कुल भी समाजवादी नहीं था।
अब मैं पहले की अपेक्षा कम लोकतांत्रिक और ज़्यादा समाजवादी हूँ। मिल ने परंपरागत उदारवाद का चेहरा थोड़ा मानवीय किया, इसे बाद में टी.एच. ग्रीन ने और ज़्यादा कल्याणकारी बनाया। मिल के राज्य संबंधी विचार। मिल के अनुसार राज्य स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक है। मिल ने राज्य को यांत्रिक बताया है, तो ये मैकेनिकल बताता है मिल राज्य को। मिल के अनुसार राज्य का विकास हुआ है, लेकिन यह विकास जड़ वस्तुओं की भांति नहीं है, बल्कि चेतन वस्तुओं की भांति है। मिल ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह विचार प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 के चौथे संस्करण 1868 में आया। मिल ने पहली बार राज्य की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को स्वीकार किया। मिल राज्य के सकारात्मक पक्ष की चर्चा करता है और कहता है कि व्यक्ति के विकास हेतु कुछ स्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। मिल के अनुसार राज्य का संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें नागरिकों के सर्वोत्तम नैतिक एवं बौद्धिक गुणों का विकास हो सके। मिल का कहता है कि संविधान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति को बुद्धि और ईमानदारी के समान स्तर पर लाया जाता है और समाज के अधिक बुद्धिमान सदस्य को शासन कार्य में लगाया जा सकता है और उनको उसमें अधिक प्रभाव प्रदान किया जाता है जो अन्य किसी संगठन में हो सकता है। मिल राज्य के रचनात्मक और निषेधात्मक दोनों कार्य बताता है। मिल विशेष। मिल ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया। मिल ने अहस्तक्षेपवादी राज्य के बजाय हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया। मिल ने कल्याणकारी राज्य के विचार प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि 1848 में आती है बुक, उसको में बताता है, उसके चौथे अध्याय जो कि 1868 में आता है बताता है। मिल ने टॉकविले की रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका से अत्यधिक प्रभावित था और टॉकविले ने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का, जिसको मिल बारो करता है। मिल अगस्त कॉम्टे के विचारों से प्रभावित था। मिल की रचना ऑन लिबर्टी की तुलना जॉन मिल्टन के लेख एरोपेजिसिया a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to Parliament of England से की गई है। मिल का ग्रंथ द सिस्टम ऑफ लॉजिक न्यायिक अनुसंधान में एक युग सूचक कृति है। वह भारतीय संस्कृति के बारे में पिता के निराशवादी रुख से प्रभावित थे। मिल ने कहा है कि चीन और भारत ने शुरू में उच्च सभ्यता विकसित की थी, लेकिन अभी वे परंपराओं में दबे हुए हैं एवं व्यक्तिवाद एवं तर्कवाद जैसे प्रश्नों से अछूते हैं। गैर यूरोपीय विश्व के बारे में मिल हीगल व मार्क्स के विचारों में बहुत अंतर है और वे सभी यूरोप केंद्रित हैं, यूरो सेंटर्ड है। मिल ने प्रगतिशील कारोबार का समर्थन किया है, तो मिल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का समर्थक है। समाज में विषमता का मूल कारण मिल ने सामंतवादी व्यवस्था को माना है। मिल के अनुसार शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली वह है जो नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो तथा नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराने में सर्वसाधारण की सेवा करती है। वह नागरिकों की चारित्रिक एवं भौतिक विकास के प्रयास करती है। मिल के अनुसार समान अधिकार, सार्वजनिक मताधिकार, जनतंत्र व आज़ादी शर्तपूर्ण अधिकार हैं, कंडीशनल राइट्स हैं। ये उन्हीं को मिलेंगे जिनमें आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल होगा और सार्वजनिक भलाई के गुण होंगे। मिल के अनुसार मतदान एक जन आस्था है जो जनता की आंखों व आलोचना के सामने होना चाहिए। एडमनबर्ग के समान मिल भी भारत में धार्मिक रीति रिवाज में दखल देने के विरुद्ध थे। मिल विक्टोरियन समाज की परंपराओं और उदासीनता के आलोचक थे। मिल ने उदार सिद्धांतों को न सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्रों में भी लागू किया। अब बेंथम और मिल में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। तो बेंथम स्वतंत्रता सुख प्राप्ति का साधन ऐसा बोलता है। स्वतंत्रता को साधन नहीं कहा जा सकता है, साध्य माना गया तो ये अल्टीमेट गोल है, जबकि मिल इसे एक मीन्स की तरह देखता है। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद करता है। मिल सुखों में मात्रात्मकता या कि मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद भी करता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत दिया और ये बहुल या प्लूरल वोटिंग है ना, भारित मतदान का समर्थन करता है। मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन पर स्त्री मताधिकार का भी, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन नहीं लेकिन स्त्री मताधिकार का समर्थन। गुप्त मतदान का समर्थक, खुले मतदान का समर्थक, एक सदनी व्यवस्था और लाट सभा की समाप्ति का समर्थक। फिर द्विसदनी व्यवस्था का समर्थक, लाट सभा के संगठनात्मक ढांचे में सुधार का पक्षधर। अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु कोई योजना नहीं। अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए। संरचनात्मक लोकतंत्र का समर्थक यानी प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का समर्थक, ये डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी यानी विकासात्मक
लोकतंत्र का समर्थक है। उपयोगितावाद का आधार भौतिक सुख है, उपयोगितावाद का आधार नैतिक सुख होना चाहिए। सुखों का मापन संभव है, सुखों का मापन संभव नहीं है। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। स्ट्रॉसी क्या बोलता है कि मिल की मृत्यु मताधिकारवादियों के लिए बहुत बड़ी हानि थी, जिन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण हिमायती खो दिया। वे उसके सलाहकार मित्र और हिमायती थे और कोई भी अन्य उसकी जगह नहीं ले पाया। सिवली के अनुसार मिल सांस्कृतिक सापेक्षता की बात करता है, यानी कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करता है। विलियम ग्लैडस्टोन ने मिल को द सेंट ऑफ रैशनलिज्म कहा है। लिंडसे ने मिल की स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता माना, क्योंकि वे एक उचित सीमा तक समाज के नियंत्रण में रहकर विकसित होती है। लिंडसे के अनुसार मिल का राज्य एक कृत्रिम राज्य है, मिल का राज्य एक आर्टिफिशियल राज्य है। बार्कर ने प्रतिनिधि सरकार पर लिखे निबंध को आध्यात्मिक लोकतंत्र की व्याख्या माना। तो चलिए, मिल यहाँ से समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, जिससे पता चले कि आप लोगों की सीरीज अच्छी लग रही है। तो मिलते हैं अगले थिंकर के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।